ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का एक नया ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किन के लिए है। तो जो भी बच्चे इंटरमीडिएट में हो, यानी कि 11th एंड 12th में किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो या इंटरनेशनल बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में, इनके लिए बेनिफिशियल है। स्पेशली ये सारे जो लेक्चर्स है, जो डिजाइन है, वो जेई एंड नीट एस्पायरेंट्स के लिए है। जेई की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें जेई मेंस एंड एडवांस दोनों की बातें कर रहे हैं। हम लोग मेंस और एडवांस को अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जेई एंड मेंस एंड एडवांस दोनों साथ लेके चलेंगे और साथ ही साथ नीट की भी बातें हम लोग करेंगे। क्योंकि अब एम्स तो है नहीं और इसलिए नीट की ही सिर्फ हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ये बातें मैंने आपको बताया। नाउ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो बच्चों ये भी कोई एक फिजिक्स जो प्लस 2 लेवल की फिजिक्स है, इसमें अलग से कोई चीजें नहीं है। जैसे मैकेनिक्स था, आप जानते हैं, हमने पहले भी चर्चा किया है कि 11th एंड 12th यानी कि प्लस 2 लेवल पे जो भी हम चर्चाएं फिजिक्स में करते हैं, हमारा मैक्सिमम जो चर्चाएं होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द क्लासिकल फिजिक्स, यानी क्लासिकल फिजिक्स की ही बातें करते हैं। और इस क्लासिकल फिजिक्स का जो फाउंडेशन था, हमने आपको चर्चा किया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। वैसे ही जैसे क्लासिकल फिजिक्स जो प्लस 2 लेवल में हमें पढ़ना है, उसको मोटे तौर पे 4-5 पार्ट्स में बांट दिया गया है। उसको ब्रांच भी हम लोग कह सकते हैं। एक ब्रांच हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन की बातें किया था, ट्रांसलेशन मोशन की बातें कहा था, रोटेशन मोशन की बातें कहा था, रोलिंग मोशन की बातें कहा था, और उसको भी अलग अलग पार्ट्स में काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में बांट के हम लोगों ने पढ़ा था, है कि नहीं। वैसे ही जैसे वो मैकेनिक्स था, वैसे ही एक नया ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आगे एक और नया ब्रांच आएगा जिसमें लाइट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक्स। और भी ब्रांच आएंगी, है कि नहीं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, है कि नहीं, मॉडर्न फिजिक्स। चलिए हम लोग अपना चर्चा इस ब्रांच पे करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सबसे पहले तो हम लोग एक ओवरव्यू चर्चा करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है कि नहीं। और उसके बाद में हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चर्चा बताना चाहता हूं बच्चों कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स कैसे हमें कंपटीशन में या बोर्ड में बेनिफिट करेगा। नाउ आपको मैं अगर एक बात बताऊं तो आप अगर जेईई मेंस देना चाहते हैं, जेईई मेंस, तो आप जानते हैं जो नया सिलेबस ऑनलाइन होने के बाद में जो नया सिलेबस एनटीए जो एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज कर रही है जेईई मेंस की, तो उसमें थोड़ा सा पैटर्न में उन्होंने चेंजिंग किया है। क्या चेंजिंग किया है? पहले 30 प्रॉब्लम्स पूछते थे, 120 मार्क्स का होता था। अब वो 25 प्रॉब्लम उन्होंने कर दिया और भी थोड़े थोड़े पैटर्न में चेंजेस किया उन्होंने, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। बात करते हैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की, तो 25 प्रॉब्लम्स वो 100 मार्क्स की पूछ रहे हैं। तो इस 25 में पूरा फिजिक्स है 11th एंड 12th। आप जानते हैं कि जेईई में 11th एंड 12th नहीं कहेंगे हम लोग, इसको कंबाइनिंग प्लस 2 लेवल की फिजिक्स कहेंगे, क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। सो होल सिलेबस आपको है। सो 30 प्रॉब्लम्स में मैं आपको बताता हूं कि ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपने आप में मिनिमम 40% सिलेबस कवर करता है आपका जेईई का। सर तो ये 40% सिलेबस पूरे फिजिक्स का तो प्लस 2 लेवल का नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जेईई का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो 40% एवरेज अगर देगा वो, तो 40% प्रॉब्लम तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पूछता ही है। यानी कि अगर आप इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अगर अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि 10 से 12 प्रॉब्लम तो गारंटीड आप जेईई मेंस के सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरह एडवांस में आए, एडवांस में एक डेफिनेट पैटर्न की बात तो नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग उनका इंटरेस्ट रहता है। कभी कभी वो सरप्राइज कर देते हैं, मैकेनिक्स से ही बहुत ज्यादा भर देते हैं, कभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स से भर देते हैं, कभी अलग अलग चीजों से भी भर देते हैं, चीजों को छोटे छोटे टॉपिक से भी लेकर भर देते हैं, तो उसको नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि 30% तो मिनिमम सिलेबस जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगर आप कर लेते हैं तो जेईई एडवांस का भी हो जाता है। सेम तरीके से आप नीट में देखेंगे तो 45 प्रॉब्लम्स पूछते हैं 4 मार्क्स में। उन 45 प्रॉब्लम्स में से आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगर आप कर लेते हैं तो मैं कहता हूं 10 to 20 प्रॉब्लम्स। ये सब इतना गैप में होते ऐसा है 10 से लेके 20 प्रॉब्लम तक आप गारंटी इसमें सॉल्व करते हैं। ये हर साल का आंकड़ा थोड़ा थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने 10 से 20 लिया है। सो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स अपने आप में अगर जेईई का 40% सिलेबस तो कवर कर ही रहा है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच भी हो जा रहा है और बहुत बड़ा भी ब्रांच है। नाउ
ये मैंने आपको एक और बताया कि ये किस तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आपको याद था नाम है मैकेनिक्स। जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स की, तो हमने कहा था स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स, और उसके बाद में हमने रेस्ट एंड मोशन की अलग अलग व्याख्याएं किया था और बहुत डिटेल में हम लोगों ने मैकेनिक्स देखा है कि नहीं। उसी तरह ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, नाम क्या सिग्निफाई कर रहा है, नाम क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं इसमें। इस नाम को अगर हम लोग स्प्लिट कर दें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है इलेक्ट्रॉन, पहला शब्द है इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा शब्द है डायनामिक्स, दूसरा शब्द है डायनामिक्स। अब ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप फैमिलियर है कि नहीं। आप पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, रोज एटॉमिक मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे कि नहीं कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स की बातें आप करते हैं। एक न्यूक्लियस हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया है कि नहीं। न्यूक्लियस रहते हैं यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और ये बहुत फेमस मॉडल है कह सकते हैं रोज एटॉमिक मॉडल। इसको आप बहुत डीप में अध्ययन भी किए हैं, इलेक्ट्रॉन जानते भी हैं, वहां केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें करते हैं, वही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं, जितना जानते हैं उतना समझिए। यहाँ पे हम लोग एक फ्रेश और डीप चर्चा तो करने ही वाले हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, बिकॉज ये पूरा ब्रॉड ब्रांच जिसको हम लोग कह रहे हैं कि 40% ऑफ द सिलेबस कवर कर रहा है कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन उसमें उसके ब्रांच के हेडिंग में ही है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्लस डायनेमिक्स। डायनेमिक्स पर हम लोगों ने चर्चा किया था कॉज ऑफ मोशन, यानी कि हम जब पार्टिकल डायनेमिक्स की बात कर रहे थे मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस की बातें कर रहे थे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने डायनेमिक्स की भी चर्चा की हुई है। यानी कि ब्रॉडली इन चैप्टर्स में हमें किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स, दैट इज डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। अब सवाल ये उठता है कि सर इलेक्ट्रॉन कि कौन से पैरामीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं, वहां पे भी हम लोग मास की बात करते हैं, चार्ज मास रेशियो की बात करते हैं, चार्ज की बातें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें करते हैं। यहाँ हमारे लिए इलेक्ट्रॉन का कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस चीजों पे बहुत डेप्थ में चर्चा होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन का कौन सा, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड कौन सी पैरामीटर है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो उसका नाम है चार्ज, उसका नाम है चार्ज, या आप इसको इलेक्ट्रिसिटी भी नाम दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड चार्ज की बातें हम लोग करेंगे। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, इसमें निगेटिव चार्ज रहता है कि, और प्रोटॉन भी चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये आप जानते हैं, लेकिन हम लोग समझ को थोड़ा सा एक नए तरीके से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। मैं पहले आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है। तो इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमें डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी प्रॉपर्टी को लेना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज को लेना है यहाँ पे, यानी कि चार्ज से रिलेटेड ये अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग मैकेनिक्स में पार्टिकल की बातें कर रहे थे, रिजिड बॉडी की बातें कर रहे थे, तो उसको भी हम लोगों ने शेप, साइज एंड एक जो पैरामीटर था जिसको हम लोग कह रहे थे मास, मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर, और उसके आधार पर भी हम लोगों ने कहा पार्टिकल कैसे हम लोग मानेंगे, रिजिड बॉडी कैसे मानेंगे, है कि नहीं, और उसकी मासेस की बातें हम लोग कह रहे थे कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे थे, जैसे वहां पे रिजिड बॉडी की बातें कर रहे थे, पार्टिकल की बातें कर रहे थे, वैसे ही जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बातें करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं, कौन सी पैरामीटर की बातें कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी यानी चार्ज की बातें हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं। सो चलिए बातें करते हैं कि इसमें ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है। तो इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम में ही छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, सो इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्टैटिक है और इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हम लोग कह रहे हैं, चार्ज कह रहे हैं, चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं हम लोग, है कि। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टैटिक चार्ज, यानी कि ठीक है इलेक्ट्रॉन का अध्ययन हमें करना है, चार्ज का अध्ययन हमें करना है,
तो चार्ज दो स्टेट में रह सकता है। हाँ, एक बात याद रखिए, मैकेनिक्स कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है कि नहीं। क्लासिकल फिजिक्स का फाउंडेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है कि नहीं। विदाउट नॉलेज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स वी कैन नॉट स्टडी बेटरली एनी ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ओके, सो मैकेनिक्स तो लगेगा ही उसमें, है कि नहीं। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो क्या क्या वो कर सकता है कि नहीं, कौन कौन सी इफेक्ट वो डाल रहा है मीडियम पे, है कि नहीं, क्या जनरेट कर रहा है कि नहीं, उससे क्या इफेक्ट हो रहे हैं अलग अलग चीजों पे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यानी कि जब ये चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसकी अध्ययन जहां पे हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब ये चार्ज मोशन में आएगा, या तो रेस्ट में रहेगा तो मोशन में रहेगा, है कि नहीं। तो जब ये चार्ज मोशन में आता है, तो जब ये मोशन में आता है तो चार्ज तो रहता ही है, लेकिन एक नया पैरामीटर उसके साथ एसोसिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की बात बोलते हैं। यानी कि विद्युत धारा, यानी कि अब चार्ज मोशन में है या इलेक्ट्रिसिटी का एक करंट है, एक फ्लो है, उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। और एक नया पैरामीटर वहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बारे में वहां पे थोड़ा सा एक डिटेल अध्ययन है जो हमें करना है। सो बेसिकली उसके बाद में जब चार्जेस रेस्ट में थे, उसकी अध्ययन हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्जेस मोशन में था तो एक नया पैरामीटर डिफाइन किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस मोशन में है तो कुछ इफेक्ट्स, उसके और आगे हम लोग जाएं तो थोड़े से जो इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के मीडियम पे इफेक्ट्स डालते हैं अपने आसपास के पार्टिकल्स के, बॉडी से, सेम नेचर करंट कैरिंग कंडक्टर से कैसे बिहेवियर करते हैं। इस बिहेवियर, इस इफेक्ट को अगर हम लोग अध्ययन करें तो मोटे तौर पे ये तीन तरीके के इफेक्ट होते हैं करंट के। एक को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड तीसरे को हम लोग बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें पढ़ना है। इसी टॉपिक में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड वहां पे सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, तो वहां पे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, है कि नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो फिर वहां पे आप पढ़ेंगे इसकी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके जो सबसे ब्रॉड इफेक्ट है, जिसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अपने कॉम्पिटिशंस के लिए, या जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से, वह है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव करता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बिहेव करने लगता है एज ए मैग्नेट, बिहेव करने लगता है एज ए मैग्नेट। इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अलग से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके दिमाग में एक आएगा, इसका अगला है मैग्नेटिज्म। सर मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो उधर बात कर दिया आपने। मैग्नेटिज्म आप सब जानते हैं बच्चों, दो तरीके के मैग्नेट की हम लोग बातें करते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। खैर ये नॉमेनक्लेचर एक अलग मुद्दा है, हम उसमें अभी नहीं जाना चाहते, जब आएगा तो डिटेल चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल मैं किसको कह रहा हूं, है कि नहीं, एंड नेचुरल मैं किसको कह रहा हूं। आप सब जानते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेट। मैं इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल रहा हूं, है कि नहीं, बिकॉज जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया और उसमें करंट आया, ये बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेट, स्विच ऑफ किया और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दिलाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा लॉस हो जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए मैं इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल रहा हूँ। एक नेचुरल मैग्नेट आप सब जानते हैं, मैग्नेटाइट नाम का मटेरियल होता है कि नहीं, मैग्नेटाइट नाम का मटेरियल होता है जिसमें ह्यूज अमाउंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कई बार उसी नेचुरल मैग्नेट के अध्ययन को हम मैग्नेटिज्म नाम दे देते हैं, कई बार इसको क्लासिकल मैग्नेटिज्म भी नाम दे देते हैं, कई बार इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स भी नाम दे देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग जब आएंगे वहां पे चर्चा करेंगे। ये आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म और ये नेचुरल मैग्नेटिज्म। फाइनल चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो क्या पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस बात को समझना है, हम कहां से स्टार्ट किए थे। चार्ज रेस्ट में था, और चार्ज रेस्ट में था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था।
चार्ज मोशन में आया, और चार्ज मोशन में आया तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आया, और जैसे ही चार्ज मोशन में आया अपने साथ कुछ कुछ इफेक्ट लेके आया, जिसको आपने कहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक इफेक्ट की बात कहा आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस अगर चार्ज मोशन में है तो अपने आसपास क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं लोग, है कि नहीं। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने आसपास क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे मैं आपको दूसरा बात बताऊंगा, तो मान लीजिए यह मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने एक मैग्नेटाइट के पत्थर से बना लिया, यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर ना रख के एक मैग्नेटाइट का पत्थर रख दिया, तो ये अपने आसपास क्या बना देगा, फील्ड बना देगा। क्या बना देगा, फील्ड बना देगा। कौन सा फील्ड बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हम बना पा रहे हैं, उसको मान पा रहे हैं और उसकी बिहेवियर को एनालाइज कर पा रहे हैं एज ए मैग्नेट। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी दूसरे सोर्स से, दूसरे माध्यम से अगर हम वहां पे एस्टैब्लिश करने में एबल है, तो क्या वहां पे किसी एक कंडक्टर को रखने से क्या वहां हम करंट जनरेट कर सकते हैं क्या। और इसी फिलॉसफी के आधार पे माइकल फैराडे ने बहुत काम किया और अलग अलग लोगों ने बहुत काम किया, मैक्सवेल ने भी इसमें बहुत काम किया, है कि नहीं। और उन्होंने फाइनली इस बात को निकाला। क्या निकाला, इस बात को आउटकम में अपने लाया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अगर हम किसी दूसरे संसाधनों से यानी कि नेचुरल तरीके से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में भी विदाउट एनी अदर एनर्जी सोर्स वी कैन जनरेट द ईएमएफ, यानी बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ और करंट। और इसी चैप्टर को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड फाइनली हम यहाँ चार्ज एट रेस्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लिया, यानी कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में सक्षम हो गए। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में सक्षम हो गए, तब जो बेसिक जनरेटर है कि नहीं, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो फर्स्ट जनरेटर है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और फिर आएगा एसी क्वांटिटी, उसी जनरेटर से जो आउटपुट हमें मिलते हैं डायरेक्ट, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, उसके बारे में थोड़ा सा एसी क्वांटिटीज के बारे में अध्ययन करना है। तो मैं कहूँ इस ओवरऑल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्जेज एट रेस्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ना है, चार्जेज एट मोशन पढ़ना है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इसके ब्रॉड इफेक्ट्स पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेचुरल मैग्नेटिज्म पढ़ना है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, एंड फाइनली एसी पढ़ना है। ये एक मोटे तौर पे हम कह सकते हैं ओवरव्यू है कि वैसे तो ओवरव्यू लिया जाए तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैं उसमें अपना फिलहाल तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि अपना चैप्टर स्टार्ट करें। जो पहला चैप्टर है हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है कि। सो ओके, सो वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से ही हेडिंग दिया है, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चूंकि एक मोटे तौर पे एक बड़े ब्रांच का हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो एक मैंने ओवरव्यू आपको आइडिया दी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही अध्ययन किया था, उसी वक्त मैंने कहा था किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स से कहा था डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी, तो चार्ज, है कि नहीं। और चार्ज जब रेस्ट में रह रहा है, तो जब उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि पहले भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोगों ने अभी भी चर्चा किया है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बेसिकली डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी, तो चार्ज, और चार्ज के ही अलग अलग स्टेट की रेस्ट एंड मोशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में अध्ययन इस इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमें करना है। और जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बड़ा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में अगर आप सही से पढ़ेंगे तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हमने कहा विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। अब आपको समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे दो शब्द आया है। पहला शब्द तो आया है चार्ज एंड दूसरा शब्द आया है रेस्ट। पहले हम दूसरे शब्द पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं बच्चों। रेस्ट,
रेस्ट एंड मोशन की बहुत डिटेल में हमने व्याख्यान किया है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है कहा मैकेनिक्स में। आपको याद होगा हमने कहा था इफ अ पार्टिकल और बॉडी डज नॉट चेंज, if a particle or body does not change its position with respect to time and with respect to an observer, then it is said to be at rest, otherwise it is said to be in motion। अगर कोई पार्टिकल या बॉडी वक्त के साथ और किसी ऑब्जर्वर यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन में अपने नहीं ला रहा है चेंज, तो हम कहेंगे बॉडी या पार्टिकल रेस्ट में है, और चेंज ला रहा है तो कहेंगे मोशन में है। और इसी रेस्ट एंड मोशन में बहुत डिटेल हम लोगों ने स्टडी ऑलरेडी मैकेनिक्स में किया हुआ है। तो रेस्ट की बात तो हम लोग जानते ही हैं। यहाँ नया क्या आया है सर? चार्ज। आप कहेंगे सर चार्ज भी कोई नई बात नहीं है, ये भी हम पहले से जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। आप चार्ज की बात जानते हैं, मैं ये भी पूछूंगा कि फंडामेंटल चार्ज कैरियर कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात आप करेंगे, है कि नहीं? उसके अपोजिट चार्ज की बात प्रोटॉन के चार्ज करेंगे, है कि नहीं? ये सब भी आप जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये शब्द हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ये चार्ज शब्द कहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रॉन शब्द कहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रिसिटी शब्द कहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन शब्द कहाँ से आया है, ये सारी चीजें कहाँ से आई है, और चार्ज बेसिकली हम किस चीज को कहते हैं। हालांकि इस पे हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जो टेक्निकल बातें हैं उस पर ज्यादा चर्चा करना है। लेकिन चार्ज मतलब क्या, किसको हम लोग बोल रहे हैं चार्ज? चार्ज क्या है? जैसे हम कहते हैं ना इस बॉडी के पास भार है यानी कि मास है, आप कहते हैं 50 केजी है या 20 केजी है कि नहीं, या 30 केजी है या 5 ग्राम है, जो भी है, तो आप किसको कहते हैं? मास। तो आप कभी कभी कह देते हैं कि हर बॉडी के पास एक इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, और उसी इनर्शिया के मेजर को बोल देते हैं हम लोग मास। या कभी कभी इसी हम भी बोल देते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, 6 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, और अमाउंट ऑफ मैटर जितना प्रेजेंट रहता है किसी स्पेस में, उसी स्पेस के अमाउंट ऑफ मैटर को उस स्पेस के मास हम बोल देते हैं, इस तरह की बातें कह देते हैं। वैसे भी एक चार्ज किसको बोलेंगे हम? किस प्रॉपर्टी के मेजर को आप चार्ज बोलना चाहते हैं? जैसे वहां पे इनर्शिया के मेजर को आपने चार्ज कहा, वैसे यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टी को आप चार्ज कहना चाहते हैं, है कि नहीं? वहां अमाउंट ऑफ मैटर की बातें हम लोग कहते हैं और कहते हैं कि मास है, तो यहाँ पे किस चीज की बातें कहते हैं जो चार्ज है? ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप कह देंगे सर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दो नेचर ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन चार्ज किसको कहते हैं? तो चार्ज किसको कहते हैं इसको जानने के लिए 1-2 मिनट में आपको बात बताता हूं कि चार्ज एक ऐसी चीज नहीं है जो आप कह सके कि विच ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे मास को आप कहते हैं, मैटर को कहते हैं विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैज सम डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ये भी बातें आप बोलते हैं। वैसी बातें तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते हैं कि चार्ज के पास स्पेस ऑक्यूपाई करता है या डेफिनिट शेप एंड साइज होता है, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे तो चार्ज की बातें तो बहुत पहले से होती है, क्लासिकली आप कह सकते हैं 2000 वर्ष पहले से ही बातें होती है। ये कहा जाता है कि 2 थेल्स नाम के साइंटिस्ट को ही क्रेडिट दिया जाता है चार्ज के बारे में। हालांकि चार्ज नाम नहीं, लेकिन जिस फेनोमेनन को हम चार्ज से एसोसिएट कर रहे हैं या जिस चार्ज को जिस फेनोमेनन से एसोसिएट करने जा रहे हैं, उस फेनोमेनन को पहला क्रेडिट तो थेल्स को ही दिया जाता है। वेरी क्लासिकल टाइम से ही ये रहा है कि अगर किसी 2 बॉडी को रगड़ा जाए यानी कि 2 बॉडी को फ्रिक्शन किया जाए, रेडी फ्रिक्शन किया जाए, तो डेफिनेटली इसमें एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि यह अब अपने सराउंडिंग के साथ अलग अलग चीजों के साथ इंटरेक्शन करने लगती है, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करने लगती है कि नहीं, इंटरेक्ट करने लगती है। ये फेनोमेनन तो बहुत पहले से ही पता है। हालांकि हम जिस चार्ज की बातें कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पहला 17वीं सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से बहुत डिटेल में, एक इनके मतलब आप कह सकते हैं समकालीन साइंटिस्ट थे, दाफेब के नाम के साइंटिस्ट ने भी इस पे बहुत काम किया। यानी यही मुद्दा यही था। मुद्दा ये क्या था कि यही जो वहां पे जो क्लासिकल एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था कि कैट्स के फर और अंबर रॉड, अंबर ग्रीक एक सब्सटेंस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, एक वर्ड है। अंबर के रॉड और कैट्स फर पे जब इंटरेक्शन होती थी यानी कि रगड़ होती थी, तो ये दोनों ही मटेरियल एक प्रॉपर्टी गेन कर लेती थी। इसके आधार पे अगर मीडियम में कोई जैसे बहुत आप एक्सपेरिमेंट जानते हैं कि नहीं कि हमारा बाल में कहीं कर लेने के बाद में वहां पे भी फ्रिक्शन हो जाती है, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े इंटरेक्ट होने लगते, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है कि नहीं।
अलग अलग सब्सटेंसों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रगड़ा, और रगड़ने के बाद देखा, जैसे मान लीजिए ग्लास को सिल्क से रगड़ा, है कि नहीं, ग्लास को अम्बर रॉड से रगड़ा, अम्बर रॉड को कैटस्फर से रगड़ा, और फिर इन सारे सब्सटेंसों में आपस में इंटरेक्शन देखा, किस प्रकार की इंटरेक्शंस हो रही है। इसमें सबसे फेमस और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा होने वाला और बहुत पहले होने वाला जो एक्सपेरिमेंट था, अम्बर रॉड और कैटस्फर पे एक्सपेरिमेंट था, और इसलिए अम्बर रॉड और कैटस्फर ये पाया गया और कि जब ये रगड़ने के बाद में अगर किसी दूसरे बॉडी, दूसरे सर्टेन सब्सटेंसेस के साथ रखा जाता था तो इंटरेक्ट करता था, यानी कुछ पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करता था और कभी कभी कुछ चीजों को ये रिपेल भी करता था। और साथ ही साथ यह भी दिया गया कि वही अम्बर का रॉड अगर रगड़ा ना जाए, प्योर फॉर्म में ऐसे ही हो, तब भी प्योर फॉर्म में ही है, लेकिन अगर ऐसे ही हो तब वो इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। इस बात से यह निष्कर्ष निकाला गया, विलियम गिलबर्ट एंड राफेल ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया, इस बात से यह निष्कर्ष निकाला गया कि डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि रगड़ने के बाद में ही इनमें कुछ नया प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रहा है कि नहीं, यानी कि एवरीबॉडी धीरे धीरे उन्होंने अनेकों प्रकार की चीजों को रगड़ा, अनेकों तरीके से अलग अलग कार्य किया। वैज्ञानिक का दिमाग है, आप जानते हैं, साइंटिस्ट का दिमाग है, उन्होंने अलग चीज, अलग तरीके से हजारों एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया और उससे उन्होंने ये निकाला कि हाँ, सभी सब्सटेंस, आइडियली मैं कह रहा हूं, सभी सब्सटेंस फ्रिक्शन करने पे एक नए तरीके की प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं, जिस प्रॉपर्टी से ये इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने आसपास के, यानी कि अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी कि यह फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इन सर्कम सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस पे। तो इसी फेनोमेनन को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिफिकेशन। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन नाम कहां से आया? तो इलेक्ट्रिफिकेशन नाम आप कह सकते हैं, क्योंकि अंबर का ग्रीक में नेम होता है इलेक्ट्रॉन। अंबर मीन्स अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। आज सी लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन है, अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। और चूंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही एक्सपेरिमेंट हुआ है और पहले भी यही हुआ है, इसलिए इसी अंबर का इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन शब्द भी वहां से आया, उस प्रोसेस को अब उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन कहा। आज हम सी कह देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन कहेंगे, है ना। और कहते थे कि आफ्टर फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज गेट इलेक्ट्रिफाइड। तो इस प्रोसेस को कहते थे इलेक्ट्रिफिकेशन, एंड बॉडी को कहते थे इलेक्ट्रिफिकेशन। यहां से इस शब्द की उत्पत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी बातें यहां से इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चूंकि अंबर रॉड पे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था और इसलिए सारी बातें यहां पे आती है। इसी इलेक्ट्रिफिकेशन पे अब एक और बात इन्होंने किया, विलियम गिलबर्ट ने एक और काम किया। उन्होंने क्या किया कि चलिए मान लीजिए कि कैटस्फर है और ये अंबर रॉड है, और इन्होंने इंटरैक्ट कर दिया, ठीक है, और रगड़ दिया। रगड़ने के बाद में मान लीजिए कि यह सर्टेन सब्सटेंसेस था, मान लीजिए कि वहां पे रखते थे सर्टेन, मान लीजिए कि कोई और बॉडी था, चार्ज था या अनचार्ज था, यानी इलेक्ट्रिफाइड था या नॉन इलेक्ट्रिफाइड था, हमने वहां पे रखा और इसके साथ इंटरेक्शन किया। अब उन्होंने क्या किया, इस कैटस्फर और अंबर रॉड को टच कर दिया, और टच करने के बाद में थोड़ी देर बाद फिर से जब उसी सेकंड पार्ट से जब इंटरेक्शन करने जा रहे थे तो वहां पर इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, और इसलिए उन्होंने कहा जब हम रगड़ रहे हैं तो साफ साफ बात है कि यहाँ पे एक अपोजिट नेचर और यहाँ पे एक अपोजिट नेचर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। जैसे ही टच में आ रहे हैं तो ये न्यूट्रल हो जा रहा है। ये भी एक आधार है, धीरे धीरे दो टाइप के इंटरेक्शन की बात करना, यानी रिपल्सन और अट्रैक्शन की बातें करना, और दो टाइप की चार्ज की भी बातें किया गया। ये इलेक्ट्रिफिकेशन नाम से ही चलते रहा। बाद में आप एक साइंटिस्ट के नाम जानेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इस पे बहुत काम किया, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी आधार पे क्लासिफिकेशन किया चार्ज के दो टाइप्स। उन्होंने भी वही आधार लिया कि यानी कि दो बॉडी को रगड़ने के बाद में जो इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, जब उसको टच में लेके जाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि इस पे चार्ज का अपोजिट नेचर है और इस पे चार्ज का अपोजिट नेचर है। इसलिए दो तरीके की चार्जेस की उन्होंने बात किया। आप कहते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड बहुत सारे नाम उन्होंने सुझाया, लेकिन फाइनली एक नाम जो उन्होंने दिया पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ये ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए था कि पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि अगर अंबर रॉड और इसको अगर हम लोग
मान लीजिए कि अम्बर रॉड और कैट्स फर को अगर हम लोग या ग्लास रॉड को या सिल्क क्लॉथ को अगर हम लोग फ्रिक्ट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं 2 क्वांटा चार्ज ग्लास पे प्लस आया तो -2 क्वांटा चार्ज सिल्क पे आ गया। और डेफिनेटली इसलिए क्योंकि जब हम टच कर रहे हैं तो यही +2 क्वांटा एंड -2 क्वांटा मिलकर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है और इसी दम उसकी इंटरेक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाती है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है। इसी आधार पे उन्होंने पॉजिटिव एंड निगेटिव एक बहुत अच्छा नाम दिया। तो आप कहते हैं 2 तरीके के पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। मुद्दा यही है चार्ज किसको बोलते हैं। तो आप जितना सोचते हैं उतना भी आसान नहीं है। मास को डिफाइन कर देना हमने कह दिया मेजर ऑफ इनर्शिया या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस या चार्ज को डिफाइन कर देना इतना भी आसान नहीं है। अलग अलग डेफिनेशंस दिए जाते हैं, कोई एक डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक डेफिनेशन दे सकता हूं, इट इज द हिडन प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, it is the charge is the hidden property of any material which the material gains after some processes, which the material gains। आज कह सकते हैं कि फ्रिक्शन लेवल की बहुत ही टेक्निक से डेवलप किया जा सकता है। आज चार्जिंग फ्रिक्शन से भी होती है, इंडक्शन एक प्रोसेस होती है उससे भी चार्जिंग होती है, पोलराइजेशन से भी चार्जिंग होती है। यानी कि आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके से आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो हर सब्सटेंस में चार्ज तो है, लेकिन हिडन प्रॉपर्टी कैसे कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं न्यूट्रल है। जब उसको आप अनबैलेंस करते हैं, यानी कि 2 तरीके के चार्जेस हैं और दोनों ही क्वांटिटी सब्सटेंसेस से सेम है। आप जानते भी हैं किसी भी एलिमेंटल लेवल में किसी भी एलिमेंट को या किसी भी आप सब्सटेंस मिले तो चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि चार्ज तो है लेकिन 2 तरीके के अपोजिट नेचर के चार्जेस है और दोनों क्वांटिटी सेम है, बैलेंस्ड है। उसको हम लोग अनबैलेंस्ड करते हैं और अनबैलेंस करने का ही तरीका रहता है उस फंडामेंटल चार्ज के लिए उसको अनबैलेंस करते हैं और अनबैलेंस करने का तरीका रहता है बच्चों फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड पोलराइजेशन। तो ये था हमारा एक चार्ज का डेफिनेशन और चार्ज एट रेस्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है ये सारे का सारा माजरा शुरू कहां से हुआ था इस चार्ज में। तो आपको याद होगा कि जैसे अंबर का रॉड और कैट्स फर को रगड़ा गया था तो इस अंबर रॉड और कैट्स फर में इंटरैक्टिंग कैपेसिटी आ गया था, यानी कि यह इंटरैक्शन कर रहा था अलग अलग सब्सटेंसेस से, अलग अलग पार्टिकल से। वह भी चार्ज हो सकता है, अनचार्ज हो सकता है, डिफरेंट कंडीशंस में बात कह सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एक कंघी को जब हम यहाँ पे रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को हम यहाँ पे अगर रख दें तो डेफिनेटली ये इंटरैक्ट करने लगती है। ये कागज का टुकड़ा ऑलरेडी पहले से हमने फ्रिक्शन तो नहीं किया था, लेकिन यह भी नहीं कह सकते हैं कि जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो यह चार्ज भी नहीं है। खैर वो दूसरा प्रोसेस है, हम लोग देखेंगे। तो यह जो इंटरेक्शन था, इस इंटरेक्शन से ही हमने कहा कि डेफिनेटली जब यह हम फ्रिक्शन नहीं करते हैं तो इस कंघी में इंटरेक्शन नहीं आता है और फ्रिक्शन करने के बाद में इस कंघी में इस कागज का सटना आप लोग देखते हैं। तो डेफिनेटली ये फ्रिक्शन करने के बाद में आया है इंटरेक्शन और यहां से ही माजरा शुरू हुआ था कि आफ्टर फ्रिक्शन बॉडी इलेक्ट्रीफाई हो जा रहा है। अब सवाल यह उठता है मेरी तरफ से 2 सवाल उठता है कि ठीक है सर, आफ्टर फ्रिक्शन यानी बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गया या चार्ज हो गया तो यह इंटरेक्शन करता है। तो 2 सवाल उठता है, इंटरेक्शन कैसे करता है और इंटरेक्शन कितना करता है। और इसी सवाल का जवाब बेसिकली हमें इस पूरे चैप्टर में ढूंढना है कि इंटरेक्शन कैसे होता है और इंटरेक्शन कितना होता है। इंटरेक्शन कितना होता है यानी कि हाउ मच इंटरेक्शन है कि हाउ मच इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस। इस सवाल का जवाब तो कूलम्ब्स देंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ वही बात करेंगे कि 2 चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। अब ये भी क्या होती है हम लोग जानेंगे। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में कितना अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, इसी बात का जवाब हम लोग ढूंढेंगे कूलम्ब्स लॉ में। एंड हाउ द 2 चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, हाउ द 2 चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, कैसे आखिर एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ये आखिर कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है ये फोर्स, ये कैसे वहां जाके इसको फोर्स लगा रहा है या अपना कोई कैरियर इसको भेज रहा है इंटरेक्शन के लिए, या कैसे ये फील्ड बना रहा है, जिसे कैसे कर रहा है ये इंटरेक्शन। इस बात का ही जवाब ढूंढना है। इस बात का भी जवाब सेटिस्फैक्टरी माइकल फैराडे देंगे और उसी बात पे थोड़ा सा उस पर चर्चा करते करते बहुत लंबे लंबे डेरिवेशंस ले आएंगे, बहुत बड़े लंबे लंबे इक्वेशंस ले आएंगे और इसी करते करते आप प्रॉब्लम करके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। तो यहाँ तक हमने बेसिकली आपको एक ओवरऑल
ओवरव्यू दिया इलेक्ट्रोडायनामिक्स का और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस एट रेस्ट और चार्जेस मींस व्हाट एंड क्या हमें पढ़ना है, तो हाउ द टू चार्जेस आर इंटरैक्टिंग एंड व्हाई द टू चार्जेस आर इंटरैक्टिंग। थैंक यू।